यार, ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस कितनी जल्दी वायरल होती है। क्या बिजनेस में भी ऐसा कोई तरीका है कि हमारे ब्रांड्स को हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा सके या नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, क्या हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है, इज वायरल मार्केटिंग कुड बिकम अ सक्सेस मूव फॉर एनी ब्रांड और बिजनेस और नॉट। मतलब कि किसी भी एक ब्रांड या किसी भी एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए होता है ना, इंस्टेंट ग्रोथ लेने के लिए, अगर आपका जैसे सपोज आपका कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक है एंड यू आर थिंकिंग टू टारगेट दी मेगा ऑडियंस, कि मेगा ऑडियंस जल्दी से जल्दी आ सके, तो देन वी कैन यूज दिस वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एज सिंपल एज दैट। एंड ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो होती है ना वायरल मार्केटिंग की, ये इस ढंग से बनाई गई है कि इसमें एक सब कैटेगरी है। इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है हाइप मार्केटिंग, देन आता है सेकंड कैटेगरी जो कि है बेसिकली ये बज मार्केटिंग, देन आता है वर्ड टू माउथ मार्केटिंग। ठीक है, अब ये तीनों पे मैंने सेपरेटली पूरा डिटेल में पॉडकास्ट बनाया है। अभी मैं सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम इन सारी कैटेगरीज को समअप करके एक से एक अगर इसे एक सिंगल कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाए तो उसे बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। क्योंकि बेसिकली तीनों कैटेगरी जो है ये वायरल मार्केटिंग की ही सब कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली देखो, अब वायरल मार्केटिंग अपने आप में वायरल शब्द का मतलब ही यही है, वायरल हो जाना, इंस्टेंट हो जाना, कोई भी काम। अब इसमें देखो, इसका एग्जांपल ले ले तो किसी भी वीडियोस का एग्जांपल ले लो। अब जैसे रील्स ले लो, शॉर्ट वीडियोस ले लो, अगर मतलब आपने वीडियोस बनाई, आपका कंटेंट बहुत यूनिक है तो इंस्टेंटली अगर वायरल हो जाता है तो उससे व्यूअरशिप बढ़ जाती है। देन व्हाट इट इज, if you are a creator then it's a plus point for you, but if you are a मतलब creator ना हो कि बस ऐसे नॉर्मली बनाने, then also it's a plus point if you want to continue that, make it as a career. That just depends upon your choices and needs, as simple as that. अब देखो, इसी में से एक नया शब्द निकल के आता है कंटेंट मार्केटिंग। देखो, कंटेंट मार्केटिंग जो है ना वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है। अब ये जो वायरल मार्केटिंग है और कंटेंट मार्केटिंग है थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेंगे, लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग सारा फोकस कंटेंट पे है, लेकिन वायरल मार्केटिंग जो होती है ना वो बेसिकली बिजनेस के इंस्टेंट ग्रोथ की है। अब इंस्टेंट मतलब समझो, मैं एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे मूवीज चल रही है, अभी जैसे पुष्पा 2 मूवी चल रही है, उसका एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, ठीक है, उसका एग्जांपल लेके देखो, उसने अभी एक रिकॉर्ड सेट किया है, विद इन 6 डेज के अंदर 1000 करोड़ का क्लब ज्वाइन कर चुकी है विद इन 6 डेज। अभी उन्होंने कैसे किया देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि मूवी का कंटेंट बहुत जल्दी हो गया, वो तो हो गया, लेकिन इसके साथ एक वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दे हैव यूज्ड। अब वो क्या है कि देखो, हाइप मार्केटिंग जो होती है ना, किसी भी चीज की हाइप बनाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार उसकी हाइप बन जाए तो वो इंस्टेंटली ग्रो कर जाता है। लेकिन हाइप कैसे बनाई जाए? अब देखो, अब हाइप बनाने के लिए हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसके पास बहुत बड़ी ऑडियंस हो। जैसे सपोज आपका कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है नया, एंड आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक सेलिब्रिटी को अफोर्ड कर सकते हो, बड़ा लेवल, जिसको बहुत बड़ी ऑडियंस है, करोड़ों लोग से देखते, तो होगा क्या, जब वो सेलिब्रिटी उसको प्रमोट करेगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ लाख लोग भी अगर आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले तो इससे होगा क्या, इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने सेलिब्रिटी की जो फेम है उसको यूटिलाइज किया ताकि आप बड़ी ऑडियंस तक जल्दी पहुंच सको। क्योंकि देखो, हमें क्या है, आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई ब्रांड है, उसको आपको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो उसकी सेल्स होगी। अब उसकी सेल्स होगी तभी आपको उसका प्रॉफिट होगा। एंड फिर आप अगर ऐसे किसी का इन्फ्लुएंसर या फिर किसी सेलिब्रिटी या किसी कोई बंदा या कोई बिजनेसमैन, बहुत फेमस बिजनेसमैन का यूज कर सके एक एज अ स्ट्रैटेजी फॉर्म में, तो बेसिकली इसमें प्रॉफिट दोनों का विन विन सिचुएशन है। देखो, सेलिब्रिटी को या जो भी बंदा है उसको अपना पेमेंट मिल जाएगा,
एंड आपका एडवर्टीजमेंट फ्री में हो जाएगा, ऐसे पता जाए। लेकिन वो फ्री नहीं होता क्योंकि वो पेड होता है। आई नो इट्स द सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स एंड बिजनेसमैन टेक अ लॉट ह्यूज अमाउंट टू डू दैट। क्योंकि देखो हाइप बनाने में जो है ना गाइस टाइम लगता है, मतलब समय के साथ हाइप बनती है, लेकिन जब बन जाए तो दैट क्रिएट्स अ नेक्स्ट लेवल। तो बेसिकली जो मूवी है ना, इन्होंने एक ऐसी हाइप बनाई इस कैरेक्टर की, जो एक पुष्पा कैरेक्टर है, इसकी एक ऐसी हाइप बनाई कि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर गया। मतलब यूं समझो कि ये मूवी का जो चैप्टर था 2020 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नोबडी नोज अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाला है। इस कंटेंट के बारे में कोई नहीं जानता था, बस थोड़ा बहुत आइडिया था। जब ये कंटेंट लॉन्च हुआ था तो उस समय मीम मार्केटिंग बहुत चल रही थी। मीम मार्केटिंग अगर आपको पता हो, मैंने उसको पूरे डिटेल में पॉडकास्ट में आप वो देख सकते हैं, मीम्स के मार्केटिंग कैसे की जाती है। मीम्स आपको पता है इंस्टेंटली किसी भी चीज को वायरल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब आपका कंटेंट डिफरेंट हो। अब तो कंटेंट मार्केटिंग की कैटेगरी में है ना, लेकिन वायरल मार्केटिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट की सेल्स इंस्टेंट सब कुछ जल्दी जल्दी मिले। लेकिन जल्दी जल्दी तभी होगा जब वो जो स्ट्रैटेजी है वो पावरफुल मतलब एक सही ढंग से यूज करी गई होगी। क्योंकि बज मार्केटिंग क्या है कि बज मार्केटिंग में अगर मैं ओवरव्यू दे दूं तो बेसिकली आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, अखबारों में इश्तेहार दे दिया, होर्डिंग्स लगा दिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं बैनर लगा दिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल छोटे मोटे दुकानदार करते हैं। अब हाइप मार्केटिंग में क्या होता है कि हाइप क्रिएट कर दी, लोगों का इंस्टेंट अट्रैक्शन कर दिया, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए, तो हाइप मार्केटिंग आ गया। अब वर्ड टू माउथ मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया, फिर भी आपको चलो ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों की एक जरूरत बन गया, ठीक है, एक नीड बन गया। तो जब नीड बन गया ना तो फिर उसके बारे में ऑटोमेटिकली उन्होंने फीडबैक देने शुरू कर दिया, आपस में शेयरिंग करनी शुरू कर दी कि आप भी ट्राई करके देख लो, आप भी ट्राई करके देख लो। उससे हुआ क्या, उससे बहुत कम टाइम में आपके प्रोडक्ट की फ्री में एडवर्टाइजमेंट होगी। तो बेसिकली जो वायरल मार्केटिंग है ना वो आपके फ्री में एडवर्टाइजमेंट का तरीका बन सकती है, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है क्योंकि वायरल मार्केटिंग जो है उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंस्टेंट जो चीज होती है ना उस पर स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यूज तो करो वायरल मार्केटिंग का, लेकिन सही ढंग से अगर इस्तेमाल करोगे वायरल मार्केटिंग का तब तो उसका फायदा है। लेकिन अगर आप इस चीज को सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करोगे तो फिर वो वायरल मार्केटिंग बहुत ज्यादा आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकती है। क्योंकि देखो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे सपोज आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड उसका प्राइस सेट किया है 100 रुपीज, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है 100 रुपए का होगा, 100 रुपए का मैं मार्केट में से बेचूंगा, ठीक है। अब आपके पास इंस्टेंट ऑडियंस तो आने से रही, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट किया, आपने उसे डेवलप किया, मतलब आपके आप सपोज इंडस्ट्री से नहीं तो अगर छोटा मोटा प्रोडक्ट है तो आपने 2-3-4 लोगों को मिला के उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, 100 रुपीज उसका प्राइस है, ठीक है। सबसे बेसिक पे चलते हैं, एडवांस मतलब 200, 250, 300, 500 ऐसे भी चल सकते हैं प्रोडक्ट। इट डिपेंड्स कि जो बेसिकली जो बहुत ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस उनका प्राइस ऑलवेज लेसर होगा, मतलब 200, 250, 300, 500 के बीच में जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो इसके बीच में अवेलेबल होते हैं। इससे ज्यादा ऊपर वाले वो थोड़े कॉस्टली हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक माइंड सेटअप है एक नॉर्मल कॉमन मैन का कि जो 500 से नीचे के प्रोडक्ट्स हैं ना दे आर कॉल्ड एज बेसिक नीड्स, तो जो 500 से ऊपर की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं ना दे आर कॉल्ड एज प्रीमियम नीड्स। मतलब प्रीमियम नहीं एक मतलब बहुत ज्यादा अगर जब जरूरत होगी तब उतना खर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक खर्चा जो है ना 100 रुपीज से लेके 500 के बीच में जो आइटम्स है उनमें होता है। लेकिन जो 500 से अबव आइटम्स है वो आया कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। लेकिन जो इसके ऊपर जाते हैं 1000 के ऊपर जो आइटम जाती है दे आर कॉल्ड एज प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड हो तब ले जाते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉमन मैन का मैं माइंड सेटअप बता रहा हूँ कि नॉर्मल नीड्स जो है वो 100 रुपीज से लेके 500 के बीच में लाया करती है रेंज, ठीक है। इसके बाद जो 500 से लेके 100 की रेंज है दे आर कॉल्ड एज अर्जेंट नीड्स, मतलब इंस्टेंट वाली नहीं, मतलब मंथली में मंथ में एक बार कभी ले लिया, ठीक है। 100 से लेके 500 के बीच में तो आप कभी भी खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन जो 500 से लेके 1000 के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप कभी कभी खरीदते हो, मतलब आपको जब जरूरत होता हो। लेकिन जो 1000 से ऊपर जाती है ना रेंज दैट आर कॉल्ड एज प्रीमियम कैटेगरी, क्योंकि वो आप तब लोगे जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी हो। जैसे कि 1000 से ऊपर आप देख लो कपड़े आते हैं, ठीक है। अगर आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स है, ऑटोमोबाइल की रिक्वायरमेंट्स है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रीमियम क्वालिटी में। लेकिन वो ऐसा है कि वो एक बार खरीद लोगे आप
तो उसके बाद जरूरत पड़े ना पड़े, दैट इज अ काइंड ऑफ एन वैरायटी। यार ये शॉर्ट करके चलो इसको साइड में रखते हैं। एक्चुअली वो थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने इसलिए शॉर्ट दे रखी थी। अब देखो इसी में आप ये समझ के देखो कि ये तो हो गई एज रेंज की कैटेगरी, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है गाइस कि हम जब वायरल करेंगे तो उसे स्टेबलाइज कैसे करेंगे। देखो स्टेबलाइज आप ऐसे कर सकते हो कि जब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, या तो उसका मीम बना के आपने उसे वायरल कर दिया, ठीक है, या उसकी कोई एक वीडियो बना के उसे वायरल कर दिया, ठीक है। अब वो जो वीडियो होगी वो कुछ इस ढंग से बनी हुई होगी, वो एडवर्टाइजमेंट करे। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल के तौर पे नम 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 ग्रो, ठीक है, ग्रो एक तरह का स्टॉक मार्केटिंग, ठीक है। अभी अप स्टॉक्स है, ग्रो है, ये सब क्या करते हैं, इन्होंने भी तो एडवर्टाइजमेंट करी ना, इन्होंने यूज करी वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन्होंने स्टॉक मार्केट को इतना इजी बना दिया, इतना इजी बना दिया लोगों के लिए कि लोगों को लगा अरे यार इतना आसान है स्टॉक मार्केटिंग। तो बस अब ये सब शुरू कैसे हुआ था, ये शुरू हुआ था 2020 में हर्षद मेहता वाला जो स्कैम 1992 का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एपिसोड लॉन्च हुआ था, सीरीज, वेब सीरीज सोनी लिव पे। तो वहां से लोगों के अंदर स्टॉक मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा, क्योंकि ये जो केस था ना इसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा लेवल पे था, ठीक है। जब वो वेब सीरीज लॉन्च हुई ना तो लोगों के दिमाग में एक्साइटमेंट आ गया, ओ माय गॉड ऐसा भी कोई कर सकता है, इम्पॉसिबल टास्क। तो बस फिर वहां से जो जिस ऐप डेवलपमेंट थे दोनों बंदे, इन्होंने क्या सोचा कि हम इसी स्टॉक मार्केट को ऐप फॉर्म में डेवलप करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट अवेलेबल है ऑफलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में स्टॉक मार्केट अवेलेबल नहीं है, मतलब जानते भी नहीं होंगे उतना। विदेश में तो आई थिंक अब्रॉड कंट्रीज में तो होगी, लेकिन इंडिया में ये चीज इतनी इजी नहीं थी। तब जाके ये एक उनके लिए क्या बना, नया ट्रेंडिंग टॉपिक, कि अगर उन्होंने स्टॉक मार्केट को ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया तो कितना बेनिफिट है। अब आप बोलोगे कि इंस्टेंट डेवलपमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही क्या, जो ये ऐप डेवलपमेंट होते हैं ना खासकर स्टॉक मार्केट वाले, ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट वर्दी चाहिए कि ट्रस्ट हो सके तो उनको लेना पड़ता है लीगल लाइसेंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी जो है। लेकिन फिर वही बात होती है कि लाइसेंस लेने के लिए काफी पुराना होना पड़ता है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो एप्स है काफी पुरानी है, मतलब 2016 2010 से ऐसे हैं, तो इनकी लाइसेंस मिलेगा, लेकिन इनको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही थी, क्योंकि बेसिकली लोग स्टॉक मार्केट के लिए एक्साइटेड नहीं थे ना। अब जब ये ओटीटी पे आया, जब कोविड आया तब ये ओटीटी पे जब स्कैम 1992 लॉन्च हुआ, तो उसके बाद से लोगों के अंदर अचानक से एक्साइटमेंट बढ़ गई, एंड देन दे यूज, मतलब वो कहते हैं ना गरम, जैसे लोहा गरम उस पर हथौड़ा मार दो, उन्होंने जो ग्रो ऐप्स उन्होंने वो किया, उन्होंने क्या किया, इंस्टेंट वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज किया कि जब देखा मार्केट में नीड पूरी वो है, जैसे होता है ना लोहा गरम उस पर एक इंस्टेंट हथौड़ा मारोगे तो शेक करेगा, बस वो होता है वायरल मार्केटिंग, कि जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में अभी बहुत तगड़ी लेवल पे इसकी नीड है, इंस्टेंट उसे लॉन्च कर दो तो वो आग की तरह फैलेगा, मतलब ऐसे होता नहीं एक चिंगारी दे दी पूरा जंगल जला दी, ऐसे वाला ऐसे फैलेगा। तो बेसिकली जो वायरल मार्केटिंग है वो इसीलिए बनाई गई है कि जब आपको लगे कि मार्केट नीड, आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, वो मार्केट के नीड को फुलफिल कर सकता है मेगा लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे अगर वो कर सकता है तो बस बीच में अपना लॉन्च कर दो प्रोडक्ट एंड बोलो ये है मेरा प्रोडक्ट, एंड बस वो उसकी एडवर्टीजमेंट जो मार्केटिंग वो एजेंसी हो कि थोड़ा यूनिक लगे एंड वो बीच में लॉन्च हो जाए, बस जब उसकी मार्केट में इंस्टेंट नीड होगी तो यूं बिकेगा। एंड पर यही बात है कि वो बिक तो जाएगा, बट उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का तरीका तभी आता है गाइस जब आपके पास अच्छी टीम हो जो उस इंस्टेंट सिचुएशन को भी संभाल सके। क्योंकि देखो जो वायरल मार्केटिंग में कोई चीज प्रोडक्ट वायरल हो जाएगा ना तो इंस्टेंट सेल्स मिलेंगे, तो आपने तो सोच के चलो कितने लोग आ जाएंगे, 100 लोग आ जाएंगे, 200 लोग आ जाएंगे। वायरल मार्केटिंग में कोई गारंटी नहीं है, होने को तो 1000 लोग भी आ सकते हैं, नहीं आने को तो 2 लोग भी नहीं आ सकते। तो ये इस ढंग से वर्क करते हैं कि वायरल मार्केटिंग में आपका कोई नंबर फिक्स नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, अंदाजा लगा सकते हो कि इतने लोग आ जाएंगे। अब देखो ये एक ऐसा है, मैंने बताया आपकी तरफ रहते तो कोई गारंटी नहीं है कितने लोग आ जाएंगे, आने को तो 100 लोग भी आ सकते हैं, नहीं आने को तो कोई भी नहीं आ सकता। तो इस तरह से और अगर वो करोड़ों लोगों तक चली गई तो क्या पता 1000 लोग भी आ जाए, क्या पता 10,000 लोग भी आ जाए, क्या पता ऐसा भी सिचुएशन आ जाए कि आपका स्टॉक ही आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। तो ये होता है कि बेसिकली क्या है ना, जब आपका प्रोडक्ट यूनिक है ना,
एंड वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं एंड लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है उस चीज के लिए, तो वो इंस्टेंट बिकता है, इंस्टेंट ऐसे पानी की तरह बिकता है। लेकिन अगर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब प्रोडक्ट यूनिक है बट लोगों के बीच में एक्साइटमेंट नहीं है उसके लिए, तो प्रोडक्ट बिकेगा जरूर बट वो इंस्टेंट नहीं बिकेगा, बिकेगा धीरे 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 करके बिकेगा। तो इस ढंग से जो सेल्स है ना प्रोडक्ट्स की चलती है। तो ये वायरल मार्केटिंग बेसिकली बना ही इसके लिए गई है कि इसमें हाई मार्केटिंग, बज़ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्यों डाला गया है कि आपको जब बड़े लेवल पे इंस्टेंट सेल्स हो, बहुत जल्दी जल्दी सेल्स हो, तब आप इस चीज को यूज कर सकते हो एंड आपके पास प्रोडक्शन हाउस पूरा, मतलब प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट की रेडी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर ये वायरल मार्केटिंग से इंस्टेंट बड़ी ऑडियंस बन गई तो मैं उस समय भी उस चीज को संभाल पाऊंगा। तब हम इस स्ट्रेटेजी को एक बेस्ट वे कहेंगे कि जब आपको पता है आपके पास खर्चा भी है, आपके पास अच्छी प्रोडक्शन डेवलपमेंट भी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो बड़े लेवल पे भी अगर इंस्टेंट मिल जाए एंड आप उस खर्चे को संभाल भी सकते हो। प्लस अगर इंस्टेंट ऑर्डर आ रहे हैं तो आपकी टीम उसको पूरी तरह से संभालने को तैयार है। जब ये दिख रहा है आपको कि हाँ सब कुछ तैयार है, तब इंस्टेंट मार्केटिंग, मतलब इसको इंस्टेंट मार्केटिंग के लिए वायरल मार्केटिंग यूज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, लोगों के बीच में एक्साइटमेंट पैदा करने में थोड़ा सा टफ जरूर है बट एक बार एक्साइटमेंट पैदा हो गया तो वो खत्म भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के वायरल मार्केटिंग को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल है। मतलब जैसे होता है ना बिटकॉइन कह लो कि बिटकॉइन का प्राइस हमें पता है कि वो कितना कॉस्टली है, लेकिन उसका इंस्टेंटली प्राइस गिरता है, कभी उसका 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी कम भी चला जाता है। तो ऐसे करके डाउन हो। तो बेसिकली जो है ना वायरल मार्केटिंग भी इस ढंग से वर्क करती है कि हाइप तो बना लोगे बट उस हाइप को मेंटेन करना, संभालना इज नॉट एन इजी टास्क। वो तभी हो सकता है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की नीड्स को अच्छी तरह से फुलफिल कर रहा है, पूरी अच्छी तरह से। मतलब ऐसा ना हो कि उसमें कमी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कमी ना हो, कि कमी ना तो बहुत निकल ही जाती है, कोई ना कोई उसमें प्रोडक्ट में ये कमी निकालेगा, वो कमी निकालेगा, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सको। अगर सुबह जैसे आपको फीडबैक मिला, नेगेटिव फीडबैक मिला कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, आपने इंस्टेंटली 1-2 दिन 3-4 दिन के अंदर उस कमी को दूर करके वापस ठीक कर दिए। अगर आप ये कर दोगे तब तो वायरल मार्केटिंग आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करने, मतलब नाकामी है वो ये करने में, तो नेगेटिव पॉइंट बन जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, वायरल मार्केटिंग से बहुत बड़ी ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार 2-3 दिन के अंदर तो हम कोई प्रोडक्ट को ठीक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं यार, टाइम ले लो, लेकिन इतना भी टाइम मत ले लेना कि वो वायरल मार्केटिंग, मतलब जो हाइप बनी हुई आपके प्रोडक्ट की, वो खत्म हो जाए। क्योंकि हाइप जो है ना एक चीज की थोड़े टाइम तक रहती है, ठीक है, उसके बाद वो हाइप नहीं, फिर वो गायब होनी शुरू होती है धीरे धीरे हाइप। तो बेसिकली जब तक वो हाइप है ना तब तक आप उस प्रोडक्ट को पूरी परफेक्टली डेवलप कर दो, ठीक है, उसकी ऐसे तरीके हाइप बना दो कि वो प्रोडक्ट इंस्टेंटली बिके। फिर उसके बाद अगर सपोज उसकी हाइप जाती भी है तब एक स्टेबिलिटी भी आ जाए कि सेल चलती रहे, तो इट्स लाइक दैट। तो देखो अब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं, कुछ इतना यूनिक डिफरेंट वे में बनाते हैं कि इंस्टेंट वायरल होते हैं, लेकिन इंस्टेंट वायरल होने के बाद ये गायब भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक ऐसा मतलब काम है कि वायरल भी कर सकता है एंड गायब भी कर सकता है, लेकिन सारा खेल यही है कि आप कैसे ढंग से काम कर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, बिग बॉस ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये बताओगे, आप बोलोगे बिजनेस में कैसे हम करते हैं, ये एग्जांपल रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। जैसे बिग बॉस है गाइस, वो क्या करता है, वहां पे आप जाते हो हैं एंड वहां पे जाके आप अपना प्रेजेंट करते हो कंटेंट, मतलब जो भी वो कहते हैं, एंड उसके बाद आपको वापसी में क्या मिलता है, फेम मिलता है। एंड उस फेम को कैसे यूज करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप उसको अपनी मार्केट की नीड्स या मतलब बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो या फिर एज जस्ट फॉर फेम, ओके नो प्रॉब्लम, मतलब आपको काम मिलता रहे या तो वो या फिर जॉब आइदर और बिजनेस, सो इट्स अ वैरायटी। तो ये एक तरह की वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि अगर सपोज आप एक बिजनेस कर, ठीक है, आपको स्टार्ट करना है एंड आपके पास फेम है। अब आप बोलोगे यार जब हमारे पास फेम है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, नहीं आप समझे, फेम इन द सेंस थोड़ा सा फेम है, मतलब आप थोड़े टाइम टीवी पे या फिर कहीं रहे टेलीविजन इंडस्ट्री में एंड फिर गायब, ठीक है, तब तो आप इस चीज को वापसी के लिए कम बैक करना, कम बैक के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कम बैक किया एंड देन अगर आप कोई बिजनेस करना है तो वो इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तब आपकी हाइप बनी हुई है, ठीक है। बेसिकली हाइप बनाना एक
आसान तरीका जरूर लगता है कि हाइप बन जाएगी, कुछ कुछ भी कर दो, लेकिन ये हाइप को संभालना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस को आपके साथ जोड़ भी सकता है एंड नहीं भी जोड़ सकता है। ये सारा खेल है कि आपकी जब हाइप बनी हुई है, आपने उस हाइप के समय पे कितना अपने प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करके ट्रस्ट बिल्डअप किया, उसके साथ लोगों के साथ कनेक्शन किया जब आपके प्रोडक्ट की हाइप बनी हुई है। और जब वो हाइप बनी हुई है ना एंड आपने उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कर दिया, तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना देगी कस्टमर के साथ एंड देन फिर आपका प्रोडक्ट पानी फिर गया। जैसे एप्पल की मार्केट है, कितनी तगड़ी मार्केट है, मतलब कितने भी प्रोडक्ट आ जाए बट उसकी मार्केट का एक वो बनाया उन्होंने, शो ऑफ कि एप्पल का प्रोडक्ट है यार, प्रीमियमाइजेशन। मतलब ये समझते ना, जैसे आपको कोई मिल रहा है, ये देख एप्पल का फोन है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन प्रीमियमाइजेशन क्वालिटी कि एप्पल का फोन होता तो नॉर्मली उसको प्राइस कितना होता है, उसमें कितनी चीजें नहीं होती, फिर भी वो एक ऐसा शो केस के लिए हमारे लिए कि इट्स अ ब्रांड, ठीक है। उन्होंने ऐसी हाइप बनाई है, इसकी ऐसी हाइप मार्केटिंग करी है कि इट्स अ ब्रांड। तो ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आता है, कभी भी हम एप्पल का बारे में सुनेंगे क्या बनेंगे, इट्स अ ब्रांड है। तो इस ढंग से उन्होंने अपनी मार्केटिंग करी। यार सोचो देखो कितने लैपटॉप्स आते हैं, कितने ब्रांड्स आते हैं, एसर है, फिर एसर के लैपटॉप्स आते हैं, इसके क्या बोलते हैं असस के लैपटॉप्स आते हैं, लेकिन फिर भी हम एप्पल को एक मतलब यूज समझते हैं, यार ये तो एक ख्वाब जैसा है, मतलब प्रीमियमाइजेशन क्वालिटी। तो ये कैसे वो कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया। मतलब वहाँ साइंटिस्ट ऑब्वियसली बात है, आउटसाइड कंट्रीज में जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी इंडिया में भी तो साइंटिस्ट हैं, इन्फिनिटी इंडिया में जरूर साइंटिस्ट जरूर है गाइस, लेकिन इंडिया में अभी भी टेक्नोलॉजिकल बूम बहुत स्लो है, मतलब बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल बूम बढ़ रहा है, बट वो अभी उस पीक पे नहीं पहुंचा कि वो एक बड़े लेवल पे टारगेट आउट कर सके। क्योंकि देखो इंटेल का प्रोसेसर जो है अभी इंडिया में अगर आपको बताऊं, इंटेल को टक्कर देने के लिए प्रोसेसर बना है। अगर आपने नाम सुना उसका तो बताना, शक्ति प्रोसेसर, गूगल करना, शक्ति प्रोसेसर नाम का एक इंडियन प्रोसेसर डेवलप किया था कुछ लोग साइंटिस्टों ने, मतलब साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, इंजीनियर्स कह रहे उन्होंने डेवलप किया था, साइंटिस्ट उनकी मदद की। तो इस तरह का प्रोसेसर इंडिया में डेवलप है। आपको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर अगर आपको पता है तो इट्स गुड बिकॉज इट्स अ इंडियन प्रोसेसर। तो बेसिकली वो इसलिए बनाया गया है कि इंटेल का जैसे पेंटियम प्रोसेसर होता है या इंटेल का i5, i7 या i9 प्रोसेसर होता है, तो इसी तरह से शक्ति प्रोसेसर को भी बनाया गया था जो कि मेड इन इंडिया है। एंड अभी तक तो पता नहीं वो कितना ग्रो किया, क्योंकि बेसिकली उसकी आया था, उसकी हाइप बनी थी जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में था, तब मुझे इसके बारे में पता चला था कि ऐसे करके कोई शक्ति प्रोसेसर टाइप का कोई कैटेगरी में वर्क कर रहा है एंड वी वर गेटिंग द चांस, हमें चांस मिला था। लेकिन कोई बात है, उतना यार उस समय का नॉलेज नहीं थी ना उस चीज की, अदरवाइज तो वी कुड नॉट ट्राई, बट इट्स अ बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि इट वाज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बहुत बड़े लेवल पे डेवलप किया जा रहा था। क्योंकि कुछ सोचे देखो ना, इंटेल को टक्कर देना का टाइप का एक प्रोसेसर बनाना बहुत बहुत बड़ा टारगेट है, तो इसीलिए इसमें बहुत बड़ी टीम वर्क करेगी एंड आई थिंक ये अभी मार्केट में अवेलेबल होगा। आई डोंट नो कि अभी लेटेस्ट लैपटॉप्स में तो आई डोंट थिंक सो ये आ रहा होगा, क्योंकि इंटेल की जो मार्केट है ना एंड ये जो इंटेल की जो जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी इतनी तगड़ी मार्केट है कि उसको कंपटीशन देना अभी भी उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग द मार्केट स्ट्रेटजी ना, क्योंकि शायद इस वजह से हो सकता है कि मतलब प्रोसेसर डेवलप होने में टाइम लगता है। आई थिंक मार्केट में आ गया होगा कि नहीं, उस समय जब इसके बारे में जब सुना था तब ये प्री डेवलपमेंट स्टेज में था कि इसकी डेवलपमेंट के लिए उनको वो चाहिए थे, इंजीनियर चाहिए थे या बंदे चाहिए थे, तो तब ये प्री डेवलपमेंट स्टेज में था। अभी मे भी शायद ये डेवलप हो चुका हो या फिर कुछ लैपटॉप में अवेलेबल भी होगा, बट मैंने जहां तक अभी तक सुना है जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब लैपटॉप्स में इंटेल का प्रोसेसर ही मैक्सिमली यूज होता है। अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग की कैटेगरी में अगर आप क्या बोलते हैं ये ग्राफिक कार्ड, नवीडिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नवीडिया की मार्केट $1 ट्रिलियन की है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री सेट कर चुके हैं नवीडिया। तो बेसिकली जो नवीडिया ना वो गेमिंग मतलब गेमिंग के लिए स्पेशली उनके लिए ग्राफिक्स कार्ड डिजाइन करते हैं, उसको इस ढंग से डिजाइन करते हैं कि उसकी मार्केट अनबीटेबल है। तो इस तरह से आप छोटी कैटेगरीज में आप सोच सकते हैं कि $1 ट्रिलियन की मार्केट भी लाई करती है। सारा खेल है कि आप किस ढंग से चीजों को समझते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को वायरल मार्केटिंग के साथ अगर आप जोड़ दो तो वो
बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं करने को तो कुछ भी नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो वायरल मार्केटिंग आपको इंस्टेंट ऑडियंस दे देगी, लेकिन आपको उस इंस्टेंट ऑडियंस को संभालना आना चाहिए। अगर आप उस इंस्टेंट ऑडियंस को संभालना सीख रहे तो फिर आपका वो जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा ग्रो करेगा। देन आपने एक बार वायरल मार्केटिंग में यूज किया एंड उसकी हाइप गायब हो गई, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने एक बार वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करी, उसकी हाइप रही थोड़ा टाइम एंड फिर वो गायब हो गई। फिर इंस्टेंटली आपने क्या किया, आपने उस प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाके फिर से वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज किया, फिर उसकी हाइप बनी, फिर गायब हो गई। फिर इस तरह आपने फिर कुछ नया लेके आए, फिर हाइप बनी, गायब हो गई। अगर ऐसे चलती रहोगे तो सेल्स पानी की तरह बढ़ेगी, क्योंकि आपने एक बार वायरल मार्केटिंग यूज करके उसकी हाइप बना दी, सेल्स मिली, फिर आपने एकदम से गायब हो गए, ठीक है। गायब हो गए, फिर आपने उसमें उसी प्रोडक्ट में कुछ नयापन डाल के फिर से लॉन्च कर दी वायरल मार्केटिंग से, फिर उसकी हाइप बनी एंड वो सेल्स फिर वो ऊपर बढ़ गई। तब उसके बाद आप फिर मार्केट में गायब हो गए, आप एकदम से गायब हो गए, ठीक है। फिर आपने कुछ नया लॉन्च करा, फिर वायरल मार्केटिंग यूज किया, तो आपने उस प्रोडक्ट को 3-4 बार नया बता के लॉन्च कर, जैसे कहते हैं रीडिफाइनिंग योरसेल्फ। तो बेसिकली आप रीडिफाइन कर दिए योर प्रोडक्ट, यू आर रीडिफाइनिंग योर प्रोडक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ वायरल मार्केटिंग एंड यूजिंग द वेरियस क्रिएटिविटी फॉर योर प्रोडक्ट। अब इसी तरह से क्या होता है, इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर ना लोगों का ट्रस्ट बन जाता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो भी ब्रांड है, ये रीडिफाइन कर रहा है, हर बार कुछ नया लेके आता है। मतलब थोड़ा टाइम चलता है, सेल्स जब हो जाए फिर कुछ नया ले आता है एंड फिर वो सेल्स एकदम से बढ़ जाती है, फिर थोड़े टाइम के बाद गायब होता है, फिर कुछ नया ले आता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इससे एक सेल सिस्टम बन जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे फोन्स, कितने सारे ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, लेकिन ये ब्रांड बहुत जल्दी नहीं लॉन्च होते हैं। अब आपको इनका सेलिंग सिस्टम बताऊं, देखो इनकी जब एडवर्टाइजिंग करके वायरल मार्केटिंग से इनकी सेल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये फोन कितने का आता है, 10,000 20,000 इस रेंज में का बनता है। तो बेसिकली दे टेकन कैलकुलेशन, ठीक है। अब मैं वो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, आप बताना कि कैलकुलेशन कहाँ तक सही है। 20,000 का फोन है, अब अगर 20,000 का फोन 100 लोगों ने मिल लिया तो आई थिंक 20,000 इंटू 10 हो गया 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, आई थिंक 2 करोड़ के आसपास बैठेगा। 2 करोड़ ही बैठेगा ना, 20,000 इंटू 10, ठीक है। एक मैं मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है तो मैं ऐसे देखा हूँ, 20,000 इंटू 10 हो गया 2 लाख, ठीक है। 20,000 इंटू 100 हो गया 20 लाख, 20,000 इंटू 1000 हो गया 2 करोड़, ठीक है। तो 20,000 का फोन अगर 1000 लोगों ने लिया तो 2 करोड़ की सेल होगी, ठीक है, उनकी 2 करोड़ की सेल होगी। एंड अब इसी फोन को मेरे कितने लोगों को 10,000 देने, तब ये जो सेल्स है 20 करोड़ चली जाएगी। क्यों, बड़ी ऑडियंस है ना, दैट डिपेंड्स। तो बेसिकली होता क्या है कि 10 से 20,000 का फोन कितने लोग लेंगे, 10,000 तो आई नो एक बिग नंबर, बट मैं एक एवरेज नंबर लेके चल रहा हूं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, ठीक है। अरे बिजनेस माइंड के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझो। अब इंडस्ट्रीज में उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने पेटी में फोन डेवलप करे, लेटेस्ट मॉडल्स, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल डेवलप करे। उन्होंने सपोज 1000 मॉडल डेवलप करे कि ऐसे 1000 फोन हम बनाएंगे, अगर 2 करोड़ की इसमें से सेल हो गई तो उसको पार्टीशन में डिवीजन करके सारा हो जाता था, ठीक है। एंड उसकी सेल्स आपको इंस्टेंटली करवानी हो तो आप इस वायरल मार्केटिंग यूज करके उसकी सेल्स करवा दी कि 2 करोड़ का हमारा प्रोडक्ट है, मतलब टोटल 1000 प्रोडक्ट टोटल इक्वल टू 2 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें, एंड आपने उसको सेल पे डाल दिया, ठीक है। जो वायरल मार्केटिंग यूज तो इंस्टेंट सेल होगा, वो फोन यहाँ सब खरीदने रहेंगे, तो सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। अगर वो सारे के सारे फोन सेल हो गए तो आप फिर और फोन वैसे बनाओगे, ठीक है। इस ढंग से काम चल रहा है। अब आप बोलोगे लेकिन यार फोन्स तो मतलब हर बार कुछ नया आता ही रहते हैं, तो पुराने फोन्स का क्या होता है। तो देखो पुराने फोन्स एग्जिस्ट करते हैं और नए फोन्स भी आते रहते हैं, तो बेसिकली इट्स अ साइकिल। जैसे ये समझ लो कि जो फोन पुराना हो गया, वो जो ऑडियंस मतलब जो पीपल कम पैसों का फोन खरीदना चाहते हैं उनके लिए वो अवेलेबल हो गया, ठीक है। और जिनके पास अच्छा खासा पैसा वो उसको ओरिजिनलिटी प्राइस पे खरीदेंगे। ऐसे इंप्रेशन कि अगर आपके पास अच्छे प्राइस है, अच्छे पैसे हैं, तो आपका सेट है लाइन, अर्निंग अच्छी है, तो आप लोग उसका ओरिजिनल प्राइस पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है तो उसके सेकंड हैंड लोगे अगर आपको नीड है। और अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो आप सेकंड हैंड की जगह पे और जब उसका प्राइस डाउन हो जाएगा तब उसे ले लोगे, या फिर उसे कहते हैं ना रिफर्निश। तो रिफर्निश बेसिकली टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा उसके अंदर के फोन में छेड़छाड़ करी होती है,
तो रीफर्निश फोन आपको सस्ता मिलता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि रीफर्निश फोन फिर जल्दी भी खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली रीफर्निश बहुत जल्दी बनाए गए होते हैं ना, तो उसमें से कुछ सर्किट्स जो है ना उसके अंदर के उनको चेंज किया जाता है, क्योंकि सर्किट्स बहुत महंगे आते हैं। तो जो लेटेस्ट फोन मॉडल है वो तो प्रोफेशनल सर्किट्स होते हैं, तो उसका कॉस्ट तो हाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ये रीफर्निश फोन होता है इनमें क्या होता है कि जो सर्किट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है नॉर्मल सर्किट से, तो उससे क्या होता है उसका प्राइस कम पड़ जाता है। इसी कारण से रीफर्निश फोन आपको रीफर्निश कोई भी चीज आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसमें चेंजेस लेके आए जाते हैं, जो नॉर्मल चेंजेस है ना, जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उससे डिफरेंट किया जाता है उससे, तब कारण से वो अवेलेबल होता है। तो इट इज अ चॉइस कि आपको ओरिजिनलिटी उस प्रोडक्ट की चाहिए या फिर रीफंडिंग चाहिए। तो इट इज अ मार्केट में मतलब स्ट्रैटेजी समझ लो, नीड समझ लो। अब यही पे जो वायरल मार्केटिंग है वो ये रोल प्ले करती है कि आपका जो 2 करोड़ का प्रोडक्ट है, आपने 1000 फोन जल्दी डेवलप करे, उसको जल्दी सेल करना, ठीक है, ताकि जल्दी सेल होने के बाद अगर आपका नया फोन भी आने वाला है, नया फोन या नया ब्रांड आने वाला है, उसमें कुछ नयापन डालने वाले हो, तो उसकी भी सेल्स आती है। तो बेसिकली इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, तो आप इसमें चलते रहोगे। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि जब आप नए पे नए फोन निकालते रहोगे तो जो फोन पुराने होते जाएंगे तो वो लोग उनको यूज करते जाएंगे, फिर नए फोन डालेंगे। तो ये नया फोन आप तभी निकालोगे जब आपकी सेल्स हो रही है। अगर आपका आपने जितने 1000 फोन या 10,000 फोन डेवलप करे सारे सेल्स पे चले गए, आउट ऑफ स्टॉक चले गए, जब तब जाके आप कुछ नयापन उसमें लेके आओ कि चलो आउट ऑफ स्टॉक चला गया, फिर कुछ नया लेके आते हैं। तो नयापन लाने के लिए आपको रिसर्च करनी बहुत जरूरी होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें नयापन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी के साथ कुछ नया आ रहा है कि नहीं। अब ये एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए तो हाँ, जो आज आपने पॉपअप कैमरा सुना था ना, पॉपअप कैमरा ऐसे निकल के टुक टुक ऐसे, तो ये भी अभी बीच में जब फोन आए थे तो उसकी बहुत हाइप बनी कि एक फोन के अंदर पॉपअप होता है कैमरा, तो ये कुछ नयापन था। या फिर आजकल एमआई के फोन है जिसमें 4 कैमरा, क्वाड कैमरा प्रोसेसर, एंड इनकी एक हाइप बनी थी 108 मेगापिक्सल का कैमरा की। इन्होंने बताया कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, जैसे मेरा फोन है इसका भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड ये दे आर अवेलेबल इन दिस फोन्स एट अ चीपर रेट, मतलब 10,000, 20,000, 30,000। तो मतलब इट्स लाइक दैट कि आपको सोच में आ गया, अरे भाई साहब 108 मेगापिक्सल का, मतलब जितने कैमरा होते हैं ना बड़े बड़े, ये डीएसएलआर कैमरास होते हैं, ठीक है, उसमें होता है इतना बड़े बड़े लेंसेज, ठीक है, ये दे आर प्रोवाइडिंग दैट इन अ फोन। तो ये क्या हुई है? वायरल मार्केटिंग। इस तरह के फोन्स जब लॉन्च हुए थे ना 108 मेगापिक्सल, ये उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रही एमआई के लिए, क्योंकि 108 मेगापिक्सल, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर, मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, उनको तो चाहिए ही थी ऐसी क्वालिटी, डीएसएलआर जैसी हाई लेवल की क्वालिटी उन्हें कम प्राइस में मिल सके। तो दे क्रिएटेड दिस टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबल दिस इन दी फोन्स। तो ये हुआ एक नयापन। बस फिर इन्होंने जब देखा कि इनका प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट में इसकी नीड्स है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, उनको नीड्स है, एंड उस समय इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही थी ना रील्स वगैरह की। तो बस 108 मेगापिक्सल को टाइम ऑन करा उन्होंने, लॉन्च करा, एंड उसकी सेल दबा। एंड अभी कितने सारे फोन्स हैं, इवन रियलमी जो है उसने भी 108 मेगापिक्सल को लॉन्च कर दिया, एंड एमआई ने तो अब उससे भी आगे चले गए हैं 200 मेगापिक्सल, मतलब 200 मेगापिक्सल। अभी ये नहीं पता कि ये इससे आगे और कितनी जाएंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन आई का ही 500 मेगापिक्सल होता है, आई थिंक 500-600 मेगापिक्सल का जो आई का विजन होता है। तो अगर ये मोबाइल 200 मेगापिक्सल पहले ही है तो वी डोंट नो कि ये और कितना आगे जाएंगे, क्या पता किसी दिन 1000 मेगापिक्सल भी आ जाए, तो वी हैव नो आइडिया। बट अगर आएगा तो मैं वही सोचूंगा यार, इतनी क्लैरिटी में क्या दिखेगा, मतलब एक ऐसा मैं टेक्निकल वे में सोच रहा हूँ कि 1000 मेगापिक्सल में कितना क्लियर दिखाएंगे। मतलब बेसिकली इतनी हाई लेवल की क्लैरिटी ना जो स्पेस में टेलीस्कोप भी होते हैं उनके अंदर होती है, क्योंकि स्पेस के जो टेलीस्कोप होते हैं उनके अंदर इतना हाई लेवल का लेंसेज इसलिए यूज किया जाता है, 1000 मेगापिक्सल शायद उससे भी ज्यादा ये इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे ना अगर स्पेस में जो आप रिवॉल्व करेगा कोई भी आई, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोलेंगे, स्पेस में जो रिवॉल्व नहीं करती गैलेक्सीज, ठीक है, स्टार्स, इनको देखने के लिए ना वो बहुत दूर होते हैं, बिलियन लाइट ईयर्स दूर होते हैं, मिलियन। तो
इतनी दूर तक देखने के लिए हाई लेवल के लेंसेज चाहिए, बहुत हाई लेवल के लेंसेज जो उसको ट्रैक कर सके, ठीक है। तो इसी कारण से जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो भी टेलीस्कोप डिजाइन किए जाते हैं उनके जो इतना हाई लेवल का टेलीस्कोप बनाया जाता है, मतलब उसमें लेंसेज यूज किए जाते हैं कि वो उस मेगा ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सके, स्टार हो या फिर गैलेक्सी हो या फिर कुछ नया दिखो, जैसे ब्लैक होल की होगा। आज तक गाइस किसी ने भी ब्लैक होल की रियल इमेज नहीं देखी हो, जितनी गूगल में वो सारी इमेजिनरी इमेज है। रियल ब्लैक होल की इमेज एक साइंटिस्ट ने निकाली थी, आप जाके गूगल करके देख सकते हैं। रियल इमेज ऑफ ब्लैक होल आपको दिखेगी, वो बहुत धुंधली है। तो आप सोचे पड़ जाओगे, अगर ये इमेज इतनी ही धुंधली है तो ये ब्लैक होल की जो हम इमेजेस देख रहे हैं ये क्या है? दे आर प्रिडिक्शन इमेजेस। ये वो एक अंदाजा है कि ब्लैक होल ऐसा दिखता है, अंदाजे से बताया है, ठीक है। तो अंदाजे से वो डिजाइन किया है, लेकिन जो रियल है तो रियल ही रहेगा ना। ऑब्वियस सी बात है ना, ब्लैक होल जैसा मतलब इमेजिन किया गया वैसा रियलिटी में डिफरेंट करते हैं। क्योंकि देखो लेंसेज जो होते हैं ना ये स्पेस टेलीस्कोप के, वो उतनी अच्छी तरह से ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि स्पेस ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक डार्क मैटर है वहां पे, ठीक है। तो डार्क मैटर में इतनी क्लैरिटी से किसी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल है, सिंपल एज इट। इसी कारण से मे भी शायद ऐसा हो सकता है दे यूज दिस स्पेस टेलीस्कोप। अब आप बोलोगे इनफिनिटी स्पेस कहां से आ गया हमारे मार्केट में? देखो जो लेंसेज है ना, जो टेक्नोलॉजी है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि वो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, कि हमें पता है कि वो टेक्नोलॉजी का वहां भी यूज है, ठीक है। इसी कारण से अगर आपको ये वायरल मार्केटिंग लगता है कि स्पेस में नहीं यूज की जाती है, वहां भी यूज की जाती है। वहां पे जैसे सेल्स होती है प्रोडक्ट की, एक क्या बोलते हैं टेलीस्कोप को बनाने की जितनी कॉस्ट लगती है, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी तो वायरल किया जाता है ना वहां पे, जिनको नीड है। तो बेसिकली जो वायरल मार्केटिंग वो टारगेट बेस्ड ऑडियंस है कि जिस ऑडियंस को उस प्रोडक्ट की जरूरत है उसी पे इंस्टेंटली हो जाएगी, तब आपका प्रोडक्ट इंस्टेंट सेल होता है। कि आपका जो प्रोडक्ट की जो टारगेट है वो वही ऑडियंस है जिसको वो चीज की जरूरत है। जब आपको पता है कि आपका टारगेट वही ऑडियंस है जिसको उस प्रोडक्ट की ही नीड है, उसी टाइप का कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ही चाहिए, तो बस तब आपने वायरल मार्केटिंग का यूज किया एंड वो इंस्टेंटली सेल जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की नीड उस ऑडियंस को है, उन लोगों को जरूरत उस चीज की है। लेकिन जिन लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है वो सेल्स उतनी ज्यादा नहीं देंगे एज कम्पेयर टू जिनको ज्यादा नीड है। बस इसी ढंग से वायरल मार्केटिंग काम करती है कि वो टारगेट ढूंढ लेती है। सो होता है डार्टिंग टारगेट पे, कि बेसिकली हमने टारगेट सोच के रखा कि इस टारगेट पे हमें टारगेट करना है, ठीक है। इस टारगेट का हमारा गोल है। तो इसी तरह से जो वायरल मार्केटिंग होती है वहां पे हम गोल सेट करते हैं कि हमें इतनी ऑडियंस मिनिमम चाहिए कि मतलब आपको अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का एंड आपको सेल चाहिए तो आप कैलकुलेशन करोगे कि यार कितनी सेल्स निकालूं, आप खर्चा कैलकुलेट करोगे। अभी डिपेंड करता है आपको फाइनेंशियल बजट कितना खर्च हुआ है उसमें, उसके हिसाब से टारगेट करोगे कितनी ऑडियंस आपको चाहिए, मतलब आपका सेल्स निकल जाए उससे कि उससे आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट, मतलब जितना आपने उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सारा आपको रिटर्न मिल जाए। तो उसके हिसाब से सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आप अंदाजे लगा के चलने पड़ते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना सेट करूंगा, मुझे इतनी ऑडियंस चाहिए मिनिमम कि मेरी सारी सेल्स पूरी हो जाए एंड मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, ताकि अगर हाई गायब भी हो जाए तो मैं जितना मैंने अर्न किया प्रॉफिट उससे उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकूं। एज सिंपल एज। अगर आप इस ढंग से सोचोगे तो आपको उसका बेनिफिट भी होगा, प्लस उससे आपको एक ये आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी कि वायरल मार्केटिंग के बाद प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं। अदरवाइज होता क्या है, वायरल मार्केटिंग से आप प्रोडक्ट को तो इंस्टेंटली लोगों तक पहुंचाते हो पर फिर वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। तो इसी ढंग से अब जब एग्जांपल ले लो, ब्रेड्स के एग्जांपल ले लो, बोन ब्रेड है, किटी ब्रेड है, तो ये ब्रांड्स है, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है। एंड इसी तरह से ब्रिटानिया की अपनी ब्रेड की मार्केट है। अब एक और एग्जांपल दूं मैं तो सनफीस्ट कंपनी के जो बिस्किट्स हैं उनकी अपनी एक मार्केट है, ठीक है। एवरलीवे टॉफी की अपनी एक मार्केट है, वायरल मार्केटिंग है कि एवरलीवे की टॉफी बहुत टेस्टी होती है, कैंडी मैन, ठीक है। इसी तरह से क्या बोलते हैं अलग अलग ब्रांड्स अपनी अपनी एक स्पेसिफिक मार्केट बनाई हुई है कि उनकी उस मार्केट में वो वायरल होने के लिए चांसेस ज्यादा है। जैसे हल्दीराम की अपनी एक मार्केट है, ठीक है। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपनी एक मार्केट है। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई मार्केट लॉन्च हुई है लग्जरी कार्स की, एंड आई थिंक अभी ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। ट्रस्ट मी, लग्जरी कार्स वायरल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं क्योंकि लग्जरी कार बहुत कॉस्टली होती है। अगर ये सोच के देखो कि नॉर्मल गाड़ी आपको कितने की मिल जाएगी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
20 लाख, 30 लाख, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की शुरुआत 90 लाख से होती है। जी हाँ गाइस, आपके होश में गए हो ना सुन के, 90 लाख की गाड़ी, मतलब सुना तो होगा आपने, और फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, मतलब एक नॉर्मल इंसान को सोच के देखो 90 लाख की गाड़ी। एंड अगर और तगड़े ब्रांड्स की बात करी जाए तो करोड़ में जाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़। वैसे मिनिमम जो इनकी ऑफिशियल प्राइस है ना लग्जरी कार्स का, वो 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। इनका स्टार्टिंग ही सेल्स 1 करोड़ से। तो आप सोच के देखो कि ये बनाते नहीं है उतनी गाड़ी, कितनी बनाते हैं 10-15, क्योंकि इनको पता है 1 करोड़ की गाड़ी है, हर कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। सेकंड हैंड में शायद आपको कितने की मिल जाएगी, कम से कम 70-75 लाख की, तो तब भी बढ़ेगी अगर आप इसको कम से कम भी करा दो। ये तो मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, जाने में 85 लाख में जाती है, 85 लाख, 90 लाख। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने जो ब्रांड्स है, अब इन्होंने ऐसी कौन सी मार्केट स्ट्रेटेजी यूज करी है कि इनकी सेल्स होती है। तो बेसिकली इनकी सेल्स ऐसी होती है कि ये एक लग्जरी आइटम है, तो इनको वही अफोर्ड कर सकते हैं जो कि इनके परचेज अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। इन्हें पता है कि इतना पैसा कहाँ पे होगा, सेलिब्रिटीज के पास होगा या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन के पास होगा, तो बेसिकली उनके पास ज्यादा जाते हैं। तो टीवी पे आपने कभी भी किसी भी लग्जरी गाड़ी की एड नहीं देखी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो टीवी पे कभी भी देख लेना, कभी भी आपको लैम्बोर्गिनी की एड नहीं देखने को मिलेगी, कभी भी आपको ये क्या बोलते हैं पोर्शे गाड़ी की एड देखने को नहीं मिलेगी, कभी भी आपको बुगाटी गाड़ी की एड देखने को नहीं मिलेगी। आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी मूवीज के अंदर। आपने देखा होगा कि जो मूवीज होती हैं उसमें स्टाइल मारने के लिए ना, स्टाइल मारने के लिए ये लग्जरी गाड़ियां यूज की जाती है। एंड वहां से लोगों के दिमाग में टारगेट होती है कि इस ब्रांड की एड आपने कभी नहीं देखी होगी, लैम्बोर्गिनी की एड कभी देखी है? हाँ, आपने गानों में सुनी है, फिल्मों में देखी है, लेकिन ऐसे नॉर्मल एड जैसे टोयोटा की एड आती है, होंडा की एड आती है, कभी लैम्बोर्गिनी की एड देखी, कभी बुगाटी की एड देखी? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि उन्हें पता है कि टीवी एडवर्टाइजिंग या किसी तरह से एडवर्टाइजिंग करके उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्मल मार्केट में तो बिकेगी नहीं। 1 करोड़ की गाड़ी कौन खरीदेगा? वही खरीदेगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, इसकी हाइप बनाते हैं। एंड इसकी हाइप कैसे बनाते हैं कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यूज करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया तो गाइस जितने मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं दे कैन अफोर्ड इट, बट एक्टर लोगों के लिए तो ऐसा कि उनके लिए तो नॉर्मल बात है। तो इट्स नॉर्मल फॉर देम बिकॉज़ दे हैव अ मेगा ऑडियंस एंड अ मेगा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट दे गेट इन रिटर्न फ्रॉम देयर वर्क। दैट्स व्हाई दे कुड अफोर्ड दिस काइंड ऑफ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो या अब कहने को तो घड़ियां भी कई उसकी बिकती हैं, करोड़ों की बिकती हैं, लेकिन नहीं बिकने को तो फिर कुछ नहीं की भी बिकती। तो ये सब वायरल मार्केटिंग के अलग अलग वेज हैं कि प्रीमियम क्वालिटी को तो वायरल मार्केटिंग में यूज कर भी लो ना तो उसकी सेल्स हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में वो रहेगा कि उसे खरीदना थोड़ा ऐसे रहेगा यार, मतलब ख्वाब है। आपको सोचो कि लैम्बोर्गिनी का ना जब नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता होगा, लैम्बोर्गिनी चला दे जाते हो, ये गाना आता होगा। एंड तभी आपके दिमाग में आता होगा मेरा ख्वाब है कि मैं भी किसी दिन पैसे कमा लूंगा ना, इतने पैसे कमा लूंगा कि मैं इतनी महंगी गाड़ी खरीदूंगा। तो दे हैव क्रिएटेड द मार्केट ऑफ दैट इट इज प्रीमियम। जैसे एप्पल के फोन है, एप्पल के फोन की कॉस्ट 1.5 लाख, ठीक है। नॉर्मल फोन आपको 10-20 हजार में मिल जाएंगे, लेकिन एप्पल का फोन 1.5 लाख है। तो अब ये आपके दिमाग में ख्वाब होता है एक दिन में जरूर एप्पल का फोन लूंगा या एक दिन में लैम्बोर्गिनी लूंगा। और लग्जरी घर में भी गाइस आप प्राइस का देख लो तो फिर इट्स अ बिग थिंग। अगर आप लग्जरी घर के बारे में सोच रहे हो तो उसका प्राइस भी करोड़ों में जाता है। आज के टाइम में कोई भी प्लॉट, ये जो प्लॉट खरीदते हैं ना, इसका प्राइस मिनिमम कितना चलता है, एरिया पे एरिया डिपेंड करता है। अगर सपोज आपका जो एरिया है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसका प्राइस डेफिनेटली करोड़ में जाएगा, डेफिनेटली करोड़ में जाएगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऑडियंस बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर आपका थोड़ा लोकल एरिया में तो उसका प्राइस 30-40 लाख ऐसे चला जाएगा। बट दैट डिपेंड्स की एरिया एंड लोकेलिटी कैसी है। अब यहाँ में वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे यूज कर सकते हो कि देखो रेंटल प्रॉपर्टी में भी वायरल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी यूज होती है, प्रॉपर्टी सेल्स में भी वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज होती है। अब property.com करके वेबसाइट आई थी बहुत टाइम चली, एंड अभी भी आई थिंक उसका ऐड आता होगा टीवी पे। वो वेबसाइट यही तो काम करती है, उसने दे आर प्रमोटिंग कि रेंटल सेल्स करो, इसकी प्रॉपर्टी की सेल्स करो, एंड आपको मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी अगर आपके पास उसका अमाउंट है।
तो ये बेसिकली उन्होंने टारगेट ढूंढा ना कि उनको पता है कि वही लोग खरीदने की उसकी जरूरत है, तो बस इसकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर दी। जिनको इसकी प्रोडक्ट की जरूरत है, इस वेबसाइट की जरूरत है, वेबसाइट में एक प्रोडक्ट होने का जरिया हो गया पहुंचने का, बस दे यूज दैट। अब इसी तरह से आप देखो सोशल मीडिया पे भी कितने प्रोडक्ट्स के आप आर्ट देखते हो, लेकिन हर किसी प्रोडक्ट पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वायरल मार्केटिंग में आप क्या है ना, आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपने वायरल मार्केटिंग का यूज करके उसकी, सपोज आप एक कंज्यूमर हो, एक कस्टमर, ठीक है, आपने वायरल मार्केटिंग से कोई प्रोडक्ट देखा, आपने दिमाग में यार ये प्रोडक्ट बहुत वायरल हो रहा है, चलो इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ, एंड आपने ट्राई किया, उसकी सारी रिसर्च की, आपको जेन्युइन लगी सब चीज, एंड वो इंस्टेंटली आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करोगे, उससे और आगे बढ़ाओ। तो बस ये होती है वायरल मार्केटिंग की, यहाँ पे आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया कि एक बंदे ने जो उसे यूज किया उसको प्लस पॉइंट मिला, इसका उसको नेगेटिव पॉइंट नहीं, जिसको इस चीज का प्लस पॉइंट मिलेगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, उसे और आगे शेयर कर देगा अपने आप ही। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजी बट विद अ रिस्क। इसमें रिस्क यही है कि अगर उसे नेगेटिव पॉइंट मिला इस चीज में, प्रोडक्ट में, तो फिर वो उसको आगे प्रमोट नहीं करेगा, फिर वो इसको आगे डीमोटिवेट भी कर सकता है कि यार ये क्या बात होती है। जैसे आजकल आप देख लोगे मूवीज में बॉयकॉट चलता है, तो बेसिकली दे आर यूजिंग दिस कैटेगरी। इंस्टेंट वायरल होना, अगर इंस्टेंट वायरल हो रही तो क्या बात है, और दे ऑब्जर्विंग द कंटेंट स्क्रिप्टिंग। अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी तो ये बात क्यों बोल रहा है, देख मैं इसलिए गाइस ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये चीज पहले नहीं करी जाती थी। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कोविड से पहले ये सब चीजें नहीं चलती, नॉर्मली सब चल जाता था, लेकिन अब नहीं चल रहा है। व्हाई? क्योंकि कोविड के कारण से बहुत बड़ी ऑडियंस, सब घर में होते, तो सब यूजिंग द ब्रेन, दे आर मतलब ब्रेन इन द सेंस, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि दिमाग को, अरे नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूं गाइस, मेरे कहने का मतलब है दे आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटर। मतलब पहले जो अंडरस्टैंडिंग देना गाइस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि पहले लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे, मतलब मैं एक्साइटमेंट भी, ये भी आप बोलोगे एक्साइटमेंट मतलब तो समझ गए, एक्साइटमेंट इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी की ज्यादा एडवांस, मतलब एडवांस बहुत ज्यादा एडवांस हुई कि हम चीजों को बहुत बेटर वे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन अब के टाइम में जब से चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तब से चीजें बहुत चेंज हुई है, एंड मीम मार्केटिंग एंड बहुत सारी कैटेगरीज आ चुके हैं, इनके कारण से चेंजेस इंस्टेंट आए। इसी कारण से मे भी शायद अब हम थोड़ा सोच समझ के कंटेंट को देखते हैं, सोच समझ के अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो जैसे टिकटॉक का टाइम था, कुछ भी चलता था, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। आज के टाइम में कुछ भी मतलब कुछ भी चलता है, नहीं चलता। लेकिन इंस्टाग्राम में चल रहा है, उसका रीजन ये है कि वो इतना ज्यादा यूनिक हो, मतलब डिफरेंट है, तब चल रहा है। एज सिंपल एज दैट। अगर वो डिफरेंट नहीं होगा ना, फिर वो इंस्टेंट नहीं चलेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने उसको डिजाइन किया है, उसका डिजाइन इतना यूनिक, इतना डिफरेंट होना चाहिए कि वो आपको सेल्स लाने की चांसेस बढ़ा दे, कि आपका प्रोडक्ट, आपको पता है आपका यूनिक है, डिफरेंट है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ लाइक चेंज ला सकते हैं, रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो बस ठीक है, जब वो ये सब कर सकता है ना, तो फिर आपको वायरल मार्केटिंग का यूज करने से वायरल मार्केटिंग को इंस्टेंट बूम देगा। जैसे वो इंस्टेंट बूम होगा, तो उससे हुआ क्या, जब वो इंस्टेंट बूम होगा ना, तो फिर वो सेल्स आएंगी, एंड आप उस सेल्स को बैलेंस आउट कर सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है फाइनेंशियल बजट की। अब मैं इस पे भी बहुत जल्दी एक डिटेल पॉडकास्ट करूंगा कि फाइनेंशियल बजट को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि एक ब्रांड और एक स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल बजट को मेंटेन करना इज अ चैलेंज। इतना आसान नहीं होता गाइस। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन जब वायरल मार्केटिंग का हम यूज करते हैं तो इंस्टेंट सेल्स होती है। जब आप इंस्टेंट सेल्स करोगे तो कैलकुलेशन सब करनी पड़ती है, मतलब एटलीस्ट प्रिडिक्शन तो हम लगा सकते हैं ना कि अगर इतना परसेंट, मतलब ऐसा तो सोच सकते हैं कि अगर इतनी सेल्स होगी तब हम ऐसे कर लेंगे। अब वो ज्यादा होगी कम होगी दैट डिपेंड्स, बट एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हम एक 50-50 कहते हैं ना, 50-50 मान लो कि अगर इतनी भी सेल्स होगी, 10% भी सेल होगी, तो हम इतना ज्यादा उसका जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन करेंगे कि उसकी 10% सेल्स कवर अप हो जाए। अगर सपोज सेल्स 20% हुई या 40% हुई, तब भी उसका कवर अप हो जाए, इतना हमने उसका प्रोडक्शन कॉस्ट या उसका जो रॉ मटेरियल है, इतना हमारे पास है कि हम अगर उसकी सेल्स 20% से ज्यादा हुई, 30%, 40%, 50%, तब भी मैनेज करेंगे। लेकिन अगर उसकी सेल्स कम हुई तब तो चलो फिर लॉस हो गया, लेकिन अगर सेल्स उससे ज्यादा हो गई तो फिर तो
इंस्टेंटली आपको रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन लॉन्ग चैप्टर, ठीक है। लेकिन इस लॉन्ग चैप्टर को शॉर्ट में आप इसलिए ऐसे कर सकते हो कि वायरल मार्केटिंग से आपको ग्रोथ मिल गई, तो आप उसी समय जो आपको देख रहे हो ग्रोथ मिल रही है, हाई बनी हुई है, तब इंस्टेंटली आप इस क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल को अफोर्ड कर सकते हो कि रॉ मटेरियल और ले लेते हैं, जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर यहाँ पे रिस्क भी यही है कि जब तक हाई बनी हुई है तब तक तो सेल्स हो रही है, लेकिन जैसी हाइप गई तो स्टेबिलिटी होगी कि नहीं, तो वो आपके ऊपर है। तो इट्स अ रिस्क। वायरल मार्केटिंग आपको ऑडियंस जरूर दे सकती है, सेल्स दे सकती है प्रोडक्ट की, पर वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो वॉलेटाइल होती है, बहुत इंस्टेंटली ग्रो करके लॉस एंड प्रॉफिट में चलती रहती है, ऊपर नीचे चलती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा या फिर लॉस ही लॉस होता रहेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो आपको बैलेंस करना है कि जब इसकी हाइप ना हो तब इसका प्रॉफिट जा रहा है कि लॉस। अगर आप सबको इसको ऐसे बैलेंस करना सीख गए तब तो ये अगर आपका लॉस में भी जाएगा तब उसको प्रॉफिट में वापस ला पाओगे। लेकिन अगर ये सही ढंग से आप उस हाइप मार्केटिंग को मतलब वायरल मार्केटिंग को यूज नहीं कर सके तो क्या होगा कि वो लॉस में जा सकता है, मे शायद इतना लॉस हो जाए कि बैंकरप्सी हो जाए। तो इट्स अ रिस्क। तो ये रिस्क आपको तब लेना चाहिए गाइस जब आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक है, दूसरी चीज मार्केट की नीड्स को पूरी कर रहा है, तीसरी चीज उसमें यूनिकनेस है, डिफरेंट है बिल्कुल, चौथी चीज आपके पास उतना प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी, अगर उसकी सेल्स इंस्टेंट होगी तो आप उसे बैलेंस आउट कर सको, इंस्टेंट सेल्स ला सको। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर जितनी भी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा, तो लोगों को तो इंस्टेंट जरूरत है प्रोडक्ट की, जब उसकी नीड इंस्टेंट है तब आपको फुलफिल तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप नहीं करोगे फुलफिल तो फिर उसकी हाइप गायब हो जाएगी, फिर कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा एंड आपको फिर से दोबारा से उसकी हाइप में दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। इसी कारण से वायरल मार्केटिंग जो है ना, वायरल मार्केटिंग आप तब यूज करो जो आपको लगता है कि हाँ आई कैन हैंडल, अगर उसका लॉस होगा प्रॉफिट होगा दोनों आई कैन हैंडल। If you can handle the both and you think that you have the enough amount, enough trust of the audience and the customer and the enough good relationship with the consumers, good relationship with the investors, good relationship with the traders and good relationship with the person or the medium whomsoever will provide you the raw material of that product. If so, then you can use the viral marketing strategy as simple as that. मतलब सब लगे कि कोरिलेशंस भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब चीज समझ में भी आ रही है, एंड लोगों को भी उससे अटैचमेंट हो गई है उस प्रोडक्ट से, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंट यूनिकनेस है, ये मार्केट में नीड्स को पूरी कर सकता है, सब कुछ सोच समझ कर आपको लगे कि अब सही है कि अब इसकी मार्केट में नीड है, तो बस टारगेट एंड देन यूज द वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको इंस्टेंट सेल्स मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा होगा, क्वालिटी होगी, ट्रस्ट अपने आप बन जाता है, क्योंकि ट्रस्ट के लिए टाइम लगता है लेकिन बन जाता है। वायरल मार्केटिंग से इंस्टेंट ट्रस्ट तभी बनेगा अगर आपके प्रोडक्ट की में यूनिकनेस होगी एंड उसमें कुछ क्वालिटी होगी। यूनिकनेस तो है, साथ में क्वालिटी भी है एंड थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो यार, मतलब इतना भी ज्यादा आउट ऑफ द रेंज ट्रेंडी ना हो, इतना ट्रेंडी हो कि यार मतलब इट्स नॉट लुक सो अजीब, इट्स लुक लाइक नॉर्मल। इफ सो then this viral marketing is the best way for your sales, instant sales, as simple as that. So I hope so guys आपको इससे समझ आएगा कि वायरल मार्केटिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं, फायदा एंड नुकसान दोनों। So ठीक है guys, that's it for today for this podcast। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो इसे लाइक जरूर करना, मेक श्योर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।